मुस्कान संयुक्त परिवार में पली बड़ी बहुत ही सुशील और सज्जन लड़की थी। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसीलिए उम्र से कुछ ज़्यादा ही समझदार थी। अपनी हर इच्छा को हमेशा छोटे भाई बहनों के लिए भूल जाती थी। घर छोटा था और लोग ज़्यादा, इसीलिए मुस्कान को कभी मन मुताबिक रहना सोना नसीब नहीं हुआ। वो हमेशा सोचती, काश पापा बड़ा घर लेते तो हम आराम से रह पाते। उसकी ये ख्वाहिश शायद शादी के बाद पूरी हो जाएगी, ऐसा वो सोचती थी और खुश हो लेती। घर में बड़ी होने के कारण शादी भी जल्दी तय हो गई। समय से कमाता खाता लड़का मिल गया, खानदान भी अच्छा था, तो बिना देर किए उसकी सगाई कर दी। बस शादी से पहले मुस्कान की एक अधूरी ख्वाहिश थी कि उसे ससुराल में बड़ा सारा घर हो, और उसकी ये इच्छा भी लगभग पूरी होने वाली थी। उसको ऐसा लग रहा था क्योंकि उसने अपने मौसा जी से सुना था कि मुस्कान का ससुराल एक बहुत बड़ी पुश्तैनी हवेली में है, जहां उसके मौसा जी के रिश्तेदार भी रहते हैं। मुस्कान को शादी से ज़्यादा घर को देखने की जल्दी थी, क्योंकि वो अब आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, बिना अपनी इच्छाओं को गला घोटे हुए। वे चाहती थी उसका एक अलग कमरा हो, जिसको वो अपने तरीके से सजा सके। उसको घर सजाने का बहुत शौक था। मुस्कान की शादी का दिन भी आ गया और वो अपनी हवेली नुमा ससुराल में विदा होकर आ गई। जैसे ही उसने हवेली का बड़ा सा द्वार देखा, मन प्रफुल्लित हो गया। सोचने लगी, इतनी बड़ी हवेली है तो कमरे भी बड़े बड़े होंगे। जैसे ही उसने गृह प्रवेश किया, वो भौचक्की रह गई ये देखकर कि ये घर तो उसके मायके के घर से भी बहुत छोटा था। उसको बात ही बातों में पता चला कि कहने को ये हवेली उसके ससुराल वालों की है, पर यहाँ उसके हिस्से अलग अलग हैं। उसके दादा ससुर 6 भाई हैं, तो बस उन्हीं के परिवार के अलग अलग हिस्से बने हुए हैं, और एक कमरा, उसी के साथ लगी रसोई, बीच में दालान जहाँ उसके सास ससुर का पलंग है। बस इतना छोटा सा घर उसके ससुर जी के हिस्से में आया है, जहाँ वो उसके सास पति ससुर जी के साथ रहने वाले थे। उसको लगा इसकी इच्छा तो अभी हुक भर रही थी, वापस दिल के अंदर दबसी गई। खैर वो समझदार थी, तो उसने अपने आप को उसी घर परिवार के अंदर ढाल लिया। पर उसके पति अभय जी, जिनके काफ़ी अच्छे संबंध थे सब लोगों से, और उनके दोस्त जान पहचान वाले भी बहुत थे, तो कोई ना कोई आता जाता रहता था। तब मुस्कान को लगता, उसको बड़े घर वाला पति ना सही, पर बड़े दिल वाला पति जरूर मिला है, और वो भी अतिथि सत्कार में कभी पीछे नहीं रहती। कभी कोई एक रात रुकने आता तो हमेशा उसको अपने कमरे में सुलाती, खुद चाहे कहीं भी सोती। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था और मुस्कान का परिवार भी बढ़ता जा रहा था। उसके 3 बच्चे, 2 बेटी और 1 बेटा हो गया। अब उसको कहीं ना कहीं लगता, घर तो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 3 बच्चों के साथ एक कमरे में रहना बहुत मुश्किल भरा काम है, और ये भला मुस्कान से अच्छा और कौन जान सकता था। फिर भी मुस्कान ने अपने उसी छोटे से आशियाने को अपनी किस्मत मान लिया, और उसकी ख्वाहिश कभी पूरी होगी ऐसा सोचना भी छोड़ दिया, क्योंकि अभय जी अपनी पुश्तैनी हवेली, जहां उनका बचपन से अब तक का समय बीता, को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते थे। हाँ, इतना ज़रूर कहते कि यदि इसी हवेली में कोई और अपना हिस्सा बेचना चाहेगा तो वो खरीद लेंगे। अभय जी तो अपने मेहमानों को बुला लेते थे, पर उनकी व्यवस्था करने में मुस्कान को कितनी मेहनत लगती, इस छोटे से घर में, इसका अंदाज़ा भी उसे नहीं था। ऊपर से उन्हें नया नया सामान लाने का भी बहुत शौक था। उसके छोटे से घर में ही इतना सामान था जो बड़े बड़े घरों वालों के यहाँ भी नहीं मिले। 2 बड़े बक्से, बिस्तरों, ऊनी कपड़ों से भरे हुए अलमारी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, इन्वर्टर, आटा चक्की, 4 कुर्सी और एक फोल्डिंग टेबल, साथ में रसोई का सामान और घर का राशन भी थोक में लाते। चीनी, चावल, गेहूं की बोरियां और घी तेल के पीपे उनके यहाँ हमेशा मिलते, जो बड़े पैसे वालों के यहाँ भी ना मिले। अब इतना सामान और साथ में 5 लोग रहने वाले, तो सोचिए कितना मुश्किल होता है, और घर को जमाना, ये बात बस मुस्कान और उनकी बेटियों को ही आता था,
कि क्या सामान कहाँ और कैसे रखना है। पर धीरे धीरे बेटियां बड़ी हो गई थीं तो उनकी शादी की चिंता भी थी, तो रुपया जोड़ना ज़रूरी था, इसीलिए अभी मकान खरीदने का सोचा भी नहीं था। मुस्कान को कभी कभी बड़ा गुस्सा आता इतने छोटे घर को मैनेज करने में, पर कर भी क्या सकती थी। अधूरी ख्वाहिश के साथ ज़िंदगी का मज़ा लेने के अलावा बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर की जिम्मेदारियों में अब उसकी ख्वाहिश ही बनकर रह गई। धीरे धीरे दोनों बेटियों की शादी भी उसी छोटे से घर से हो गई। अब तक तो सब मैनेज हो रहा था। सब एक कमरे में ऊपर नीचे आगे पीछे होकर सो जाते, उठ बैठ जाते। सबको आदत हो गई थी छोटी जगह पर अपने आप को एडजस्ट करने की। मुस्कान को उनके बच्चों ने कभी तंग नहीं किया इस बात को लेकर कि घर छोटा है, बस सब एक साथ प्यार मोहब्बत से रहते और अतिथि सत्कार में भी कभी कोई कमी नहीं छोड़ते। पर अब बेटे की भी उम्र हो चली थी शादी की। बहू तो एक कमरा अलग चाहिए ही, बेटियां और उनके बच्चे तक एक कमरे में समा जाते, पर बहू कैसे रहेगी। यही सोचकर अब अभय जी और मुस्कान ने उनके चाचा जो अब बड़े शहर में रह रहे थे उनका हिस्सा खरीद लिया ताकि एक कमरा बहू के लिए बनवा सके, और वो हिस्सा उनके घर में लगा हुआ था तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं थी। बेटे की शादी से पहले अभय जी ने अपना हिस्सा और नया खरीदा हुआ हिस्सा को जोड़कर एक फ्लैट नुमा घर बनवा लिया। रेनोवेशन करके अब उसका एक घर बनकर तैयार हो गया और उन लोगों के लिए उपयुक्त भी था, क्योंकि दोनों बेटियां ससुराल चली गईं। बेटे की शादी होकर बहू आ गई और मुस्कान अब चिंता मुक्त हो गई। लगा अब जीवन में बहुत संघर्ष उतार चढ़ाव देख लिए, अब अपने बड़े घर में आराम से रहेंगे दोनों मियाँ बीबी, क्योंकि अभय जी भी अब रिटायर हो चुके थे। अब कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि ज़्यादा बड़ा नहीं तो कम से कम इतना बड़ा घर तो चाहिए कि कोई आ जाए तो परेशानी नहीं हो। पर अभी भी वो अपने पुराने छोटे घर को बात बात पर याद करती और अभय जी से कहती, सुनिए जी, मुझे अपना छोटा घर ही अच्छा लगता था, झट से साफ सफाई हो जाती, सामान भी फैला हुआ नहीं रहता, बिजली का खर्चा भी कम था और सबसे बड़ी बात, सब लोग एक साथ बैठते हंसते मुस्कुराते, कितना मज़ा आता। अब देखो कितना बड़ा घर, उतना सामान का फैला बड़ा, जहाँ जगह की लाइट पंखे चलते रहते हैं और सब अपने अपने कमरों में बैठे रहते हैं, किसी का मुंह माथा भी नहीं दिखता। छोटे घर में रहने के फ़ायदे तो बहुत थे, ये अब समझ आया। मेरी शुरू से ही ख्वाहिश थी मेरा बड़ा घर होना चाहिए, पर ख्वाहिश अब जाकर पूरी हुई जब ज़रूरत कम हो गई। बेटियों तो बेचारी छोटे से घर से ही पल बढ़ गईं और शादी करके चली गईं, और अब साल में मुश्किल में 1 या 2 बार 2-4 दिन के लिए रहने आती हैं, तो हमारे कमरे में ही उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजरता है। ये घर के बाकी कमरे जो उनके लिए बनवाए वो खाली पड़े रहते हैं। लगता है बस 2 कमरे ही काम के हैं, और तब लगता है वो अधूरी ख्वाहिश ही ठीक थी जो कम कम मुझे ज़िंदगी जीने का असली मज़ा दे रही थी, काफ़ी कुछ सिखा रही थी, कभी खट्टे तो कभी मीठे पलों का एहसास करा रही थी। पर अब वो मज़ा नहीं रहा। हाँ मुस्कान, वो बात तो है, और अब सोनू उनका बेटा भी कल अपनी नई नौकरी पर हमसे दूर रहने चला जाएगा, तो बस रह जाएंगे हम बुढ़ा बुढ़ी यहाँ। अभय जी ने अपना ये कहा सुनकर तो मुस्कान बहुत दुखी हो गई। पर तुम चिंता मत करो, अब बच्चे अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे तो हम भी अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे। कौन सी ख्वाहिश? अरे क्या इच्छाएं हैं तुम्हारी हो सकती हैं, मेरी नहीं। मैंने अगले महीने ही दोनों का टिकट बुक करा लिया है तीर्थ यात्रा पर चलने के लिए। मैंने कभी तुम्हें समय नहीं दिया, घुमाया नहीं, इसीलिए अब मेरी ख्वाहिश है कि हम तीर्थ यात्रा पर चलें और एक दूसरे के साथ समय बिताएं। बस सोनू और बहू के जाने के बाद हम भी अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। अब तक दूसरों के लिए जिए, अब खुद के लिए जिएंगे। अभय जी मुस्कान का हाथ अपने हाथ में लिए बोले, सच आप ये मुझे तीर्थ यात्रा करवाओगे? मुस्कान खुशी से चहचहाने लगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस तुम तैयारी शुरू कर दो अभी से, अभय जी बोले। पर पहले कल बहू और सोनू जा रहे हैं, उनकी तैयारी करो।
पर वो कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। बस मुस्कान की किस्मत में भी शायद उनकी ख्वाहिशों का पूरा होना नहीं लिखा था। उसकी अधूरी ख्वाहिश शायद अधूरी ही रहने वाली थी। और 2 दिनों बाद मुस्कान मुस्कान अभय जी की चीख सुनकर मुस्कान रसोई से दौड़ी चली आई। क्या हुआ जी, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मुस्कान हड़बड़ाते हुए बोली, मेरे सीने में अचानक दर्द उठा है, किसी को बुलाओ, डॉक्टर डॉक्टर कहते हुए अभय जी बेहोश हो गए। मुस्कान को तो जैसे सांप सूंघ गया। थोड़ी देर में उठी और अपने परिवार वालों को बुलाया, हॉस्पिटल लेकर गए, पर 4 घंटों के अंदर ही अभय जी का दिल का दौरा पड़ने से दुनिया को और मुस्कान को अलविदा कहकर हमेशा के लिए चले गए। मुस्कान बिल्कुल अकेली रह गई। कुछ महीनों बाद मुस्कान भी अकेले इतने बड़े घर में कहाँ रह पाती, वो भी अपने ख्वाहिशों से बने आशियाने को छोड़कर अपने बेटे बहू के साथ चली गई। मुस्कान का बड़ा सारा घर अब किसी और का हो गया और मुस्कान के पास रह गई उसकी अधूरी ख्वाहिश। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिंदगी भर खुले दिल और खुले हाथ से जीने वाली सुषमा जी को रिटायरमेंट के बाद बहुत बार मन मसोस कर रहना पड़ता था। सारा पैसा बच्चों की पढ़ाई और घर बनाने में लगा दिया था। बचत बस काम चलाने भर की ही थी। शाम को सुषमा जी जब टहलने के लिए गार्डन में गईं तो उनका महिला मंडल वाला ग्रुप रामेश्वरम जाने का प्रोग्राम बना रहा था। सुषमा, तुम भी चलो हमारे साथ, रीता जी ने कहा। अरे वाह, क्यों नहीं, बहुत वर्षों से मेरा भी मन था कि मैं रामेश्वरम जाऊं। बच्चों से बात करके बताती हूँ भाभी जी। शाम को जब राहुल ऑफिस से घर आया तो सुषमा जी ने बड़े उत्साह से अपनी योजना के बारे में राहुल से चर्चा की। बेटा, मैं भी जाना चाहती हूँ, बहुत वर्षों से मेरा मन था और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। सुषमा जी को उम्मीद ही नहीं थी कि उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा। मम्मी, कितना खर्चा करती हो आप बेफिजूल का, कितना वाहियात आइडिया है आपके दोस्तों का। इस उम्र में घर में रहकर भजन कीर्तन करो, भगवान तो कड़ कड़ में व्यस्त हैं, यहाँ वहाँ जाने का क्या मतलब। सुषमा जी समझ ही नहीं पा रही थी कि राहुल ने कैसे इस तरह का जवाब दिया है उन्हें। यही राहुल आए दिन कुछ ना कुछ बहाना करके उनसे पैसे मांगता रहता था। वो जानती भी थी, फिर भी उन्होंने कभी भी कोई भी रोक टोक नहीं लगाई थी। आज जब राहुल को लगा कि उसको पैसे देने पड़ेंगे तो वो बिना मतलब के बहाने बनाने लगा। सुषमा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से चली गईं। रीता जी का फ़ोन आया तो उन्होंने बिना कुछ बताए हाँ कर दी और उनसे मिलने का वक्त मांगा। भाभी जी, मैं दिन भर खाली बैठी रहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ जिससे इस उम्र में मैं व्यस्त भी रहूँ और आत्मनिर्भर भी। अरे वाह सुषमा, तुमने सही समय पर अपने मन की बात की। मेरे पड़ोस में सुनीता रहती है, उन्हें एक टीचर की ज़रूरत है। तुम भी एक बहुत अच्छी टीचर थी, अगर तुम फिर से क्लासेस लेना शुरू करो तो अच्छा रहेगा। क्यों नहीं भाभी, आप हाँ कर दीजिए, और भी बच्चे हों तो मैं ले लूँगी। अब सुषमा जी शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। उन्होंने घर पर नहीं बताया। धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे, उनका पसंदीदा काम भी मिल गया और पैसे भी अच्छे खासे आने लगे। जब राहुल ऑफिस जाता था तो वो आसपास के घरों की डिमांड पर एक खुद का खाना बनाने का रसोई भी चलाने लगी थी, जिसमें सिर्फ वो पराठा ही बनाती थी। सुषमा जी अच्छी कुक थी, वो उनके पराठे भी डिमांड में थे। उन्होंने अपने किचन का नाम रखा था घर के पराठे। एक दिन ऑफिस में अपने दोस्त के साथ राहुल खाना खा रहा था। उसके दोस्त ने उसे खाना ऑफर किया। उसे स्वाद बहुत जाना पहचाना लगा। रवि, ये बहुत स्वादिष्ट पराठे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी माँ के हाथों का। अरे ये पराठे मैंने पहली बार ऑर्डर किया है, कोई आंटी हैं जो रसोई चलाती हैं, मुझे भी नंबर देना, राहुल बोला। राहुल के होश उड़ गए जब उधर से उसकी माँ की आवाज़ आई। वो कुछ नहीं बोला और उसी समय घर आया। माँ, आप ये सब काम क्यों कर रही हैं? आपने मुझसे कहा भी नहीं। बेटा, मुझे लगा कि जब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठा सकती हूँ तो मैं तुम पर निर्भर क्यों रहूँ। बात बात पर तुम्हारे सामने हाथ फैलाना और अपनी ख्वाहिशों के लिए भीख मांगना मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने लगा था। मैं आत्मनिर्भर बनकर जिंदगी जीना चाहती हूँ और हाँ, तुम अपने
खर्चे स्वयं उठाना और मैं अपने इस पैसे पर मेरा हक है। मेरी कोई भी जवाबदेही नहीं है तुमको। मैं जहाँ भी जाऊंगी तुम्हें बता दूंगी। तुम मेरी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करना और ना ही मैं तुम्हारी जिंदगी में करूंगी। राहुल अवाक सा देखता रह गया था। उसके पास ना तो अब सवाल करने का हक था, ना ही जवाब की उम्मीद। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।